आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में जहां खरीदी और बिक्री की जाती है, उस तरह के मामलों में अधिकतर मामलों में एग्रीमेंट किया जाता है, फिर रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन कई बार इसी के दौरान पार्टियों के बीच आपस में विवाद होता है और आरोप ये लगाया जाता है कि एग्रीमेंट फर्जी है या फिर हमने नहीं किया है, दूसरे व्यक्ति ने किया है, हमने कभी एग्रीमेंट किया ही नहीं है। और उसके बाद फिर इन आरोपों के बाद मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है किसी एक पक्ष के ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ एक जजमेंट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप समझ पाएंगे कि एक मामला है जो कि सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और सिविल कोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है वो हमने किया ही नहीं है, ये फर्जी है। उसके बाद एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और जो एफआईआर है उसको हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी जाती है। अब ये पूरी कहानी क्या है और किस आधार पे हाई कोर्ट ने रद्द किया, हाई कोर्ट में क्या दलील दी गई, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का हवाला दिया गया जिसको मानते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज थी उसको क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। तो आप इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो हमने जिन प्रश्न जो आपसे शेयर किए हैं इनके सारे के जवाब आपको, उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, ये जो मामला है ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। कई बार आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आपने जो जजमेंट बताया है वो आंध्र प्रदेश का है या फिर छत्तीसगढ़ का है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है ये पूरे भारत देश में कॉमन है। तो इसलिए अगर जजमेंट कहीं का भी हो तो अगर वो हाई कोर्ट का जजमेंट है या फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है, तो आप आपका जो मैटर है अगर उससे मिलता जुलता है तो आप कोर्ट में उसको एज ए केस लॉ प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर आपके फैक्ट उससे मैच कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो केस है उत्तर प्रदेश का है और जो जजमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ या फिर जो जजमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट के समक्ष वो उत्तराखंड का है या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। तो इसी प्रकार से ये जो जजमेंट है ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। केस का नाम है एम नाग संजीवा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो आरोपी हैं, जो ये अपना एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज की गई थी उसको रद्द कराने पहुंचे हैं हाई कोर्ट, तो वो 7 लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो वास्तव में जो इस केस का जो कंप्लेनेंट है, इन्होंने आरोपी ने कंप्लेनेंट को एक वकील के जरिए लीगल नोटिस भिजवाया कि आपने हमसे जो एग्रीमेंट किया था ज़मीन को लेकर के, तो आप अपना एग्रीमेंट पूरा करिए और आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराइए। अब जब ये नोटिस पहुंचा फरियादी के पास जो कंप्लेनेंट है, तो भौचक्का रह गया। उसका कहना था कि हमने तो आज तक ज़मीन को लेकर के किसी से एग्रीमेंट ही नहीं किया है और ना तो हमने किसी से एडवांस पैसे लिए हैं कि मैं आपके पक्ष में रजिस्ट्री करा दूंगा। तो सवाल ही नहीं उठता है इस प्रकार से कि मैं किसी के पक्ष में कोई जो हमने जो एग्रीमेंट किया है उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, रजिस्ट्री कराऊंगा। ये सरासर फर्जी है, इसमें कहीं से कहीं तक मेरा कोई रोल नहीं है, ना तो हमने जीवन में कभी कोई एग्रीमेंट किया है, उसका ऐसा कहना था। साथ में कंप्लेनेंट ने जो लीगल नोटिस का जवाब दिया आरोपी को, उसका कहना था कि भाई आप मुझे एग्रीमेंट की कॉपी दिखाइए कि एग्रीमेंट कहाँ है, हमने कौन सा एग्रीमेंट किया, हमने आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। जब उसने लेटर भेजा उसने भी अपने वकील के जरिए लेटर भेजा किसको, आरोपी के पास, तो आरोपी ने फिर से उसका रिप्लाई दिया और साथ में एग्रीमेंट की कॉपी भेज दिया कि आपने ये एग्रीमेंट हमसे किया था। उसके बाद फरियादी ने फिर से उसमें रिप्लाई दिया कि हमने एग्रीमेंट कभी भी नहीं किया है, ना तो ये मेरा एग्रीमेंट है, ये सरासर फर्ज है और ये मेरे द्वारा कभी भी इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट किसी प्रॉपर्टी को लेकर के नहीं किया गया। इसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए उन्होंने सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सूट के लिए केस लगा दिया। आपको इस बात की जानकारी होगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो केस लगाया जाता है वो उस कंडीशन में लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब अगर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो फिर हम सिविल कोर्ट जाते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लगाते हैं, केस लगाते हैं। तो इस केस में जो आरोपी पक्ष था, आरोपी पक्ष ने जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ सूट लगा दिया सिविल कोर्ट में कि इन्होंने एग्रीमेंट किया है और ये मना कर रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट नहीं किया है। तो कोर्ट इनको आदेश दे कि आपने जो एग्रीमेंट किया है उसका पालन करिए। इसके बाद
जो फरियादी है, जो कंप्लेनेंट है इस क्रिमिनल केस में, उसने क्या किया, उसने उस सिविल का जो मामला है उसमें उसने रिप्लाई किया। उसने उसमें कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है वो फॉर्ज है, वो फर्जी दस्तावेज है। ऐसा करके उसने रिप्लाई दिया सिविल कोर्ट में। साथ में ही उस व्यक्ति ने क्या किया, जो कंप्लेनेंट है, उसने एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसने मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3)(200) के अंतर्गत आवेदन दे दिया कि इन्होंने जो एग्रीमेंट है वो फर्जी तैयार किया है, इसलिए इनके खिलाफ 209 जो कि होता है न्यायालय में मिथ्या दावा करना, 467 जो कि होता है फॉर्जरी के लिए, कूटरचना के लिए, 468 जो कि होता है फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग, मतलब कि छल के उद्देश्य से कूटरचना करना, और 471 यूजिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से कूट रचित दस्तावेज को एज ए ओरिजिनल के रूप में इस्तेमाल करना। इन धाराओं के अंतर्गत उसने रिक्वेस्ट किया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच का आदेश दिया और पुलिस ने जांच करने के उपरांत पुलिस ने ये पाया कि यहाँ पे 209, 467, 468, 471 इन धाराओं के अंतर्गत अपराध बनता है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए ये जो आरोपीगण हैं ये पहुंचे हैं हाई कोर्ट, जहां की ये मामला अभी डिसाइड किया जा रहा है। सबसे पहले आरोपीगण के द्वारा जो दलील दी गई उसमें आप अगर समझेंगे इस केस को तो आप ये पाएंगे कि इसमें मुख्यतः एक मुद्दे को, एक पॉइंट को आरोपीगण के द्वारा रेज किया गया हाई कोर्ट में, जिसका फायदा उनको मिला है। वो ये कि आरोपीगण ने कोर्ट में दलील दिया कि फरियादी ने जो जवाब दिया है सिविल कोर्ट में, उसने ये कहा है कि ये जो एग्रीमेंट है वो फर्जी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आरोपी ने ये ऐसा कह दिया है सिविल कोर्ट में कि ये एग्रीमेंट फर्जी है, इसका मतलब कि ये जो डिसाइड करने का जो पावर है ये सिविल कोर्ट के पास है, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि ये फर्जी है। तो अब ये जो इशू बनेगा, ये इशू बनेगा कहाँ? सिविल कोर्ट में। और ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? सिविल कोर्ट के द्वारा। तो अगर एक ही मामले को लेकर के आपने सिविल कोर्ट में ऐसा कह दिया है तो अब आप दोबारा उसी मामले को लेकर के आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हैं। साथ में उनकी दलील ये भी थी कि अगर एक ही मामला जो कि सिविल कोर्ट में चल रहा है, अगर उसी मामले को लेकर के दोबारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग दर्ज कर दी जाती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो जो सिविल कोर्ट है उसमें जो राइट है, जो जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है उसका जो राइट है वो इंक्रोच होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो फरियादी है उसके द्वारा क्या गलती की गई, उसने क्या कहा, उसने सिविल कोर्ट में ये कह दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फर्जी है। इसलिए आरोपीगण ने इस बात का फायदा उठाया और हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि चूंकि इन्होंने पहले इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये फर्जी है और इन्होंने सिविल कोर्ट के समक्ष इस बात को प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए अब डिसाइड करने का पावर सिविल कोर्ट के पास है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट के पास। साथ में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट बताए गए। जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जजमेंट था एक राजेश भाई मुलजी भाई पटेल वर्सेस शेटा पूजा 2020 का सुप्रीम कोर्ट का था। दूसरा था सरडोल सिंह एंड अनदर वर्सेस नासिब कौर 1987, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इस जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर किसी सिविल केस में कोई इशू डिसाइड किया जा रहा है तो उसी इशू को लेकर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर एक मुद्दा जो कि सिविल कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है और सिविल कोर्ट ये डिसाइड, और सिविल कोर्ट के समक्ष इस बात के लिए पेंडिंग है कि उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी लीगलिटी क्या है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, तो अब अगर सिविल कोर्ट में यह मुद्दा पेंडिंग है तो आप उसी मुद्दे को लेकर के दोबारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन साथ में ही इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने दलील दिया। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट थे उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि नहीं, ये मामला अलग अलग है, चूँकि ये एफआईआर है, एफआईआर की जा सकती है क्योंकि उनके द्वारा ऐसा किया गया है। लेकिन जब कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुना तो कोर्ट ने ये जो 2 जजमेंट थे इनका हवाला देते हुए कहा कि हाँ, ये बात सही है। चूँकि अगर कोई मामला है जो सिविल कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, इस बात को डिसाइड करने के लिए कि वो जो एग्रीमेंट है वो फॉर्ज है या नहीं है, क्योंकि अब वो इशू बनेगा सिविल कोर्ट में, तो अगर वो सिविल कोर्ट में इशू बनेगा तो उसी बात को लेकर के क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर नहीं होगी कि सेम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी जाए।
तो ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इन दो जजमेंट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने जो एफआईआर थी इसको क्वैश कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी सिविल कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड नहीं किया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है वो फर्जी है, तो इसलिए उसी आधार पे इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। ऐसा कहते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया गया और आरोपी गढ़ इस मुकदमे से बरी हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अगर कोई सिविल मामला है और सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और कई बार जो फरियादी है वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं हम सिविल कोर्ट के साथ साथ इनको हम सज़ा भी दिला देते हैं, तो यहाँ पे जो आरोपी हैं आरोपीगण को इस बात का फ़ायदा मिलता है कि उनके खिलाफ एक ही मुद्दे को लेकर के एक ही इशू को लेकर के दो पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, वो भी तब जब पहले जो मामला है वो सिविल कोर्ट में फाइल किया गया है। अब अगर सिविल कोर्ट में केस फाइल है तो उसी मुद्दे को लेकर के सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अपने जो टॉपिक आपसे शेयर किया है आपको समझ आया होगा, और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।